मगतीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा मी मगतीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 2-4 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि अन्य विषय पे भी आपसे कुछ बात करूं, लेकिन हो यूँ रहा है कि हमारी ये जो पेशवाई सीरीज जो हमने की है उस पे इसका बड़ा असर पड़ता है, समय कम पड़ जाता है। इसलिए हम चलते हैं पेशवा की तरफ। वैसे पिछले एपिसोड में मैंने उदगीर की लड़ाई के बारे में आपको बताया था। अब उसके आगे 3 फरवरी 1760 इस दिन को मिली उदगीर। ये लातूर जिले में पड़ता है। वैसे ये उदगीर के विजय से मुगलों की और निजाम की पूरी कमर तोड़ दी थी। वहाँ उत्तर हिंदुस्तान में 1756 में जो ईरान से अहमद शाह लौटा था, तो दिल्ली पे ये हमारा कमज़ोर नपुंसक आलमगीर द्वितीय जो था, उसको पराजित करने अहमद शाह को बिल्कुल देरी नहीं लगी। वो चांदनी चौक में जो कांड हुआ है वो तो हमें आज भी याद है। आगे फिर अहमद शाह मथुरा गया, मथुरा को लूटा। बॉटम लाइन सेम है मित्रों। हे मोमिन, तुम पे फर्ज है काफिर को लूटो, उसको प्रताड़ित करो, है ना। बॉटम लाइन है, वो वैसे ही करेगा। दिल्ली में अहमद शाह ने ग्रैंड वजीर निजामुद्दौला को बनाया था। अब ये इंटरनल इनका जाति का मामला है मित्रों। ये कुछ भी कहे, लेकिन है इसके पीछे शिया और सुन्नी 100% इन दोनों का झगड़ा, इंटरनल झगड़ा कारणीभूत था। मराठा के साथ तो इमादुल मुल्क था, क्योंकि ये धर्मांतरित था, और कुछ दिल्ली के लालची अशराफी भी अब मराठों के साथ आए थे। उन्होंने एक योजना के तहत इस नक्कारे नपुंसक नालायक, जिसने जिंदगी भर कभी तलवार नहीं चलाई, उसे काट डाला। उसका एक बेटा था अली गोहर तो बच गया। यही था मित्रों वो जो वाक्य है ना, सल्तनते शाहे आलम अज दिल्ली दे पालम, ऐसा कुछ है ना। बड़ा फेमस वाक्य है वो। बस यहीं तक पालम तक ही इसका हुक्म चलता था, इसलिए शायद ये वाक्य लिखा है। परिस्थिति यहाँ तक हो गई मित्रों कि आगे हमें बुढ़ा बहादुर शाह जफर तो पता है। 1857 के थोड़े से पहले ये बुढ़े बहादुर शाह जफर की बात चांदनी चौक में कोई नहीं सुन रहा था। मेरा आप स्वातंत्र समर 1857 का आप आराम से सुनो, बहादुर शाह का एपिसोड, आपको डिटेल वहां मिल जाएगी। चांदनी चौक में लाल किले के अंदर बैठा हुए इस बहादुर शाह बुड्ढे की अगर बात कोई नहीं सुन रहा है, तो इसे हम सुल्तान कहे, नवाब कहे, क्या कहे इसे? ये तो जमींदार भी नहीं रहा भाई। हाँ, मुगलों का संध्या काल तो वली औरंगिया मरने के बाद ही शुरू हो गया था। यहाँ उदगिर की लड़ाई में निजाम शाही का सूर्य बस डूबते डूबते रह गया। 62 लाख का इलाका मराठाओं ने निजाम से छीन लिया। दौलताबाद किला गया। नाना ने गोपाल राव पटवर्धन को तुरंत दौलताबाद भेजा
गोपाल राव ने किले पे कब्जा नहीं होने के सैकड़ों बहाने बनाए, नाना को लिखे। तो नाना क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर जब गोपाल राव को अत्यंत तीखा पत्र नाना ने लिखा है। मैं पत्र नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये पूरा एपिसोड उसमें पत्र में लिखा, इतना बड़ा पत्र लिखा है और तीखा पत्र लिखा है। नाना ने गोपाल राव के काबिलियत पर जब सवाल उस पत्र में उठाए तो वो पढ़ने के बाद में 8 दिन में, मात्र 8 दिन में किलेदार को परास्त करके उसकी जागीरी और नगद किलेदार को लालच में देके गोपाल राव ने किले पे भगवा लहराया है। ये है गोपाल राव पटवर्धन। अब ये हमारे पराक्रमी सनातनियों को ना मित्रों जगाना पड़ता है, खुद से नहीं जगते। जब नाना ने उसके कान खींचे तो 8 दिन में किला हस्तगत करके ऊपर भगवा लहराया। चैत्र वद्य द्वितीया, सोमवार 8 अप्रैल 1760। वहां हमारे दूसरे सरदार एक बर्वे थे। बर्वे ने बुरहानपुर आराम से जीत लिया। नाना ने साउथ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत अब जाके 3-4 साल बाद लगातार कोशिश करने के बाद सफलता उसे दिखने लगी थी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 1752 के बाद उत्तर और दक्षिण में मराठा लगातार विजयी दौड़ तो लगा ही रहे थे, लेकिन मित्रों थोड़ा फर्क था नेतृत्व का। यहाँ दक्षिण में नाना छत्रपति शिवराय और अपने पिता बाजीराव के संकल्प को यथार्थ बनाने जुट गया था, तो उत्तर में सभी मराठा सरदार जैसे हिंदवी स्वराज्य की मूल संकल्पना को भूल ही चुके थे। विजय प्राप्ति और अर्थकरण के धुंधी में अहंकारी और स्वार्थी भी बन गए थे। बाजीराव ने उत्तर हिंदुस्तान के चलते दक्षिण को दुर्लक्षित किया था। समय भी कम था तो हम उसका अवगुण नहीं कह सकते। उसने कॉन्सेंट्रेट उत्तर हिंदुस्तान पे किया तो उत्तर हिंदुस्तान में उसको अच्छी सफलता मिली। दक्षिण दुर्लक्षित कर दिया गया या हुआ जो भी है, तो उसके जो कर्तृत्ववान बेटा है उसने फिर उत्तर को दुर्लक्षित किया, दक्षिण पे ध्यान दिया। आपको मैंने बताया कि नेवाई के बाद निधन होने तक नाना उत्तर में गया ही नहीं है। अगर जाता पता नहीं। नाना ने तो सदाशिवराव भाऊ को भेजा। 1753 के बाद 3 बार कर्नाटका नाना जरूर गया। परिणाम ये था कि कर्नाटक के दक्षिण में मराठाओं में थोड़ी बहुत एकी तो दिखती है। एक रहे नेक रहे, ये दक्षिण में प्रूव हो गया कि एक रहे तो नेक रहे। वही उत्तर में मराठी सरदारों का देखो, आपसी मतभेद, आपसी वैमनस्य के चलते सारे बिखरे पड़े थे। नाना ने फिर राघोबा दादा को उत्तर की जिम्मेदारी दी। राघोबा दादा के पराक्रम से, उसके पुरुषार्थ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राघोबा दादा का व्यक्तित्व थोड़ा सा उच्छृंखल और अविचारी था, इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि इतिहास की घटनाएं ऐसे प्रूव करती है कि राघोबा दादा पराक्रमी होने के बावजूद दूरदर्शी बिल्कुल नहीं था। बाकी रणनीति वगैरह बनाने में भी वो अक्षम्य रहा है। अब्दाली, नक्शबंदी, सूफी ये भांड, नजीब रोहिला, इनके षड्यंत्र को राघोबा दादा ने साफ दुर्लक्षित किया और ये महंगा पड़ा। ये हम देखेंगे आगे। यह नाना दक्षिण में अर्थार्जन में मग्न था। श्रीरंगपट्टनम, बागलकोट, सावनूर, हरिहर, बेदनूर, सारा कर्नाटक नाना ने जीत लिया था। यानी 1753 से 1757 तक सारे अभियान में नाना व्यक्तिशाह कर्नाटक में उपस्थित रहा है। मित्रों 1747 में शाहू महाराज के होते सदाशिवराव ने अपने जीवन का पहला
कर्नाटक का सफल अभियान का श्री गणेशा किया था, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन वो 1747 में सावनूर के नवाब से आधा राज्य सदाशिवराव ने 47 में ही जीत लिया था। ये वही मित्रों सावनूर का नवाब है जिसने सिद्दी के सरदार को वो हाथी बख्शिश दिया था, और वो हाथी कोकण लाने के लिए जो भी कुछ कांड हुआ ब्रह्मेंद्र स्वामी को बीच में लाना पड़ा। हमारे चिपरू ने श्री परशुराम मंदिर को तहस नहस सिद्दी ने किया, याद आया ना? मैंने डिटेल तो आपको बताई थी, देखो आप पिछले एपिसोड में। यही सावनूर के 1756 के लड़ाई में जीत हासिल करके नाना ने मराठाओं का एक जबरदस्त प्रभाव दक्षिण में छोड़ा था। सारे जितने भी छुटभइये मोमिन है ना, वो दुम दबा के भाग खड़े हुए थे। भले ये जो पठान है, मैंने जो 2 पठानों के बारे में आपसे बात करता हूँ, ये जो पठान है मुजफ्फर खान गोलंदाज, फ्रांस में प्रशिक्षित किया हुआ, फ्रांसीसी सेना ने प्रशिक्षित किया हुआ वही मुजफ्फर खान। ये मुजफ्फर खान 1755 में नाना को छोड़ के वो सावनूर के नवाब के पास गया था। अब नाना को छोड़ के गया, लेकिन उसके आने से नाना को सही मायने में आधुनिक तोपों की ताकत जरूर समझी। नाना के 1755 के 20 अक्टूबर से 19 जुलाई 1756 कर्नाटक मुहिम सावनूर से लड़ाई हुई, तब तक ये नाना के साथ था। बाद में ये सावनूर की लड़ाई में, जैसे आप जानते हो, कड़ाप्पा और कर्रूल के ये चिरकुट मोमिन नवाब मुस्लिम उम्मा के चलते उसके साथ खड़े थे। मराठाओं का हुजू सभी दिग्गज होळकर थे, विठ्ठल शिवदेव थे, नारोशंकर थे, जानूजी भोसले थे, रास्ते थे, पटवर्धन थे, सभी थे। वैसे गोपाल राव और मुरार राव घोरपड़े नवाब के साथ बने रहे थे। ये गोपाल राव कुलकर्णी है, पटवर्धन नहीं है। पटवर्धन तो नाना के साथ मरते दम तक जुड़े रहे। बूसी के कहने पर करार के तहत नाना का साथ निजाम को देना पड़ा, और निजाम को देना उसके लिए तो कंपलसरी था। आपको मालूम है कि सावनूर की लड़ाई में निजाम नाना के साथ था। 7 फरवरी 1756 मुधोजी भोसले का एक पत्र है। नाना ने जब कृष्णा पार की तो मुरारराव घोरपड़े ने अचानक नाना पे हमला बोल दिया। पराभूत होके बागलकोट किले पे मुरारराव छिप गया। 2 दिन में मराठाओं ने ये किला काबिज कर लिया। याद रहे मित्रों कि रघुजी के 1756 के निधन के बाद नागपुर कर लोग जितने भी भोसले थे, इनका द्वेष अब जैसे नष्ट हो चुका था, क्योंकि मुधोजी भोसले उसका बेटा था, रघुजी भोसले का। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। 12 मार्च फाल्गुन शुद्ध एकादशी में जबरदस्त प्रहार करके एक ही दिन में मुजफ्फर के 400 पठान नाना ने मार दिए। हमारे 100 से ज्यादा घोड़े और उतने ही मराठा भी इस युद्ध में मारे गए। नारोराम भागवत के मुंह पर गोली लगी, लेकिन नारोराम बच गए। बलवंतराव के छाती के फसल की गोली पार गई, लेकिन बलवंतराव अब ठीक है, ये मुधोजी लिख रहा है नाना को। रत्नाकर पंत वकील के पुत्र माणिकराव को तोप का गोला लगने से माणिकराव नहीं रहे। सावनूर गांव में 3 दिन के अखंडित तोपों की आग से सावनूर के सामान्य को बहुत झेलना पड़ रहा है। आगे लिखा है, 1500 से ज्यादा ब्राह्मणों के घर और पठानों के सारे कबीले हमने तबाह किए।
युद्ध है, क्षत्रिय धर्म है, तो उसने सावनूर के नवाब के ब्राह्मणों के घर बचाए नहीं, उड़ाए। ब्राह्मणों के भी घर उड़े, पठानों के सारे कबीले भी तबाह हो गए, मजदूरों की बस्तियां थी वो भी मराठाओं ने उजाड़ दी। घोरपड़े और पठान, इन दोनों को किले में मराठाओं ने घेर लिया। यहाँ फिर किले में घेरने के बाद सरावत का आगमन सावनूर में हुआ है। नाना ने लिखा है कि निजाम और उसके सैनिक बहुत सुस्त और बदफेली है, ये नाना के शब्द है। 28 अप्रैल को फिर बूसी ने सावनूर किले पे अपना तोपखाना शुरू किया। सावनूर के कई हजार, लगभग 7 से 8 हजार सैनिक बूसी के तोपों की वजह से मरे हैं। ऐसी मित्रों आख्यायिका प्रचलित है कि 1.25 लाख गोले बूसी ने सावनूर के किले पे दागे थे। 1.25 लाख। अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन चलो ये तो है, 10,000 तो दागे ही होंगे। यानी बहुत बहुत जबरदस्त बमबारी बूसी ने की और मोमिनों की पूरी हेकड़ी इस गोलेबाजी में निकल गई। 10 लाख रुपए का क्षेत्र और 10 लाख की नकदी नाना को देने का करार हुआ। नाना नकदी मिलने का जो विषय में थोड़ा साशंक भी दिखता है, क्योंकि नाना का पत्र है कि नाना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 10 लाख की नकदी मुझे देगा। उससे आगे फिर बेकापुर का किला नाना ने हस्तगत कर दिया। बेकापुर का किला हस्तगत करने के बाद में नाना तुंगभद्रा के तट पे चला आया है। यह 3 जगह पे विजय प्राप्त करने के बाद मल्हार राव इंदौर लौट चुके, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी। सावनूर का श्रेय बूसिंग के तोपों को निश्चित तौर पे मित्रों जाता है। हमारे मराठी वीर तो लड़े ही, क्योंकि ग्राउंड पे तो वही लड़ रहे थे, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बूसुम के तोपों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सावनूर के जीत में मराठाओं की जो सीमा है मित्रों, वो कृष्णा से आगे तुंगभद्रा के किनारे तक हो गई। श्रीरंगपट्टनम आने वाला है, आएगा कल। वंदे मातरम।